Hello student, hello student. Now we are going to study about the energy resources. This is the continuation of the part 9 that we have already discussed. ये part 10 है ज्योग्राफी सीरीज का मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें हम बात करने वाले हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इस वर्ड को हम लोग ब्रेक करके देखें। एनर्जी रिसोर्सेज, the resources which are used to generate energy for the production of electricity. So, energy resources can be defined as the resources which are used as the power to run the industries is called energy resources. Means the resources वो resources जो energy के रूप में हम लोग यूज करेंगे, एनर्जी के टाइप्स में उसको यूज करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। उस इलेक्ट्रिसिटी से हम इंडस्ट्री को रन कर सकेंगे। दैट रिसोर्सेज इज कॉल्ड एनर्जी रिसोर्सेज। सो एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम फ्रॉम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो हम अलग अलग मिनरल्स हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, शेल गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, यूरेनियम गैस हो गया, थोरियम होता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज दो टाइप की होती हैं। एक होती है कन्वेंशनल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। Conventional source of energy can also be known as traditional source of energy। ठीक है, और हम ये भी कर सकते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। ऐसी एनर्जी, ऐसा रिसोर्सेज जिसको एक बार हम यूज कर ले फिर से उसको हम रिगेन नहीं कर सकते, है ना। मीन्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी रीजनरेटेड। दैट एनर्जी रिसोर्स इज कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि फायरवुड, अब लकड़ी को एक बार हम जला लेंगे तो दोबारा हम उसको हम जला नहीं सकते, उससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मीन्स हीट एनर्जी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड्स फायरवुड, है ना। फायरवुड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। वो फायरवुड एक बार हम यूज कर लेंगे तो फिर से हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। मीन दैट एनर्जी कैन नॉट बी रीजनरेटेड। ठीक है, और ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन जो कोयला, जो फायर वुड यूज कर रहे हैं, लकड़ी से आग जलाने का काम कर रहे हैं, हम बहुत पुराने ज़माने से इसको कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड, कैटल डंग केक, है ना। जो हमारे गाय के जो गोबर होते हैं उसको हम लोग सॉलिडिफाइड करके उससे हम हीट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, हम ना। और कोयला से हमको मालूम ही है, कोयला का यूज़ थर्मल पावर प्लांट में है, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। पेट्रोलियम का यूज़ हम बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, और बाइक और अलग और अदर व्हीकल्स होते हैं वो रन करते हैं। नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हाइडल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी ऑल्सो। अब थर्मल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, कोल। कोल का यूज करके हम थर्मल पावर स्टेशन को रन करते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड्स सोलर, विंड, solar energy, wind energy, tidal energy, geothermal energy, biogas and atomic energy, है ना। We will discuss later in the coming series with the details, है ना। अब हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे कोल के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कोल कैन बी
coal is the basic raw material for the production of energy in India. ठीक है, कोल जो है इंडिया के एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, दिस कोल रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर पावर जनरेशन, प्रोवाइड सप्लाई, प्रोवाइड एनर्जी टू द वेरियस इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर द डोमेस्टिक नीड्स। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड, है ना, कोयला का जनरेशन कैसे होता है, कोयला के एक्चुअल में प्रोडक्शन कैसे होता है, कोयला बनता कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से देखें, बहुत पुराने टाइम से देखें कि जो हमारे पास प्लांट्स और वेरियस एनिमल्स हैं, है ना, जब ये डिकम्पोज होते हैं, ठीक है, डिकम्पोज हो के वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल के ऊपर एक सॉइल का परत जमते जाता है। ठीक है ना, तो वो जो प्लांट और एनिमल रिमेन्स है वो क्या होते हैं कि अंडरग्राउंड, ना, ग्राउंड के अंदर वो दब जाते हैं, कंप्रेशन होता है इनका। ठीक है, बहुत सालों तक कंप्रेशन होता है, उसके बाद ये सड़ जाते हैं। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कंप्रेशन, जितना ज़्यादा कंप्रेशन होगा उतना अच्छा कोल का प्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि कोयला का प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, कोयला का प्रोडक्शन डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंप्रेशन, कितना वो प्रेशराइज्ड है। ठीक है ना, जो प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स है अर्थ के अंदर वो कितना प्रेशराइज्ड है, उसके ऊपर कितना प्रेशर और हीट जो जमा है उसके ऊपर उसका प्रेशर कितना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और अर्थ के अंदर, ठीक है ना, अर्थ के कितने डेप्थ में वो प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, है ना, कंप्रेस्ड हुआ है, उसके पे भी डिपेंड करेगा। सेकेंड, सेकेंड डेप्थ हो गया। थर्ड, टाइम ऑफ बरियल। ठीक है, अब कितने पुराने टाइम से, कितने मिलियन ईयर्स एगो से वो कंप्रेशन हुआ है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल का, इस कंप्रेशन ऑफ प्लांट ऑफ एनिमल्स जो होते हैं ना, और एनिमल का डेड बॉडी, इसको कंप्रेस्ड होने के बाद जब हम माइनिंग करते हैं तो वहाँ से हमको कोल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कोल, है ना, डिपेंड्स अपॉन द टाइम। टाइम की हम देखेंगे कि कंप्रेशन के हिसाब से, ठीक है ना, मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से देखेंगे, कार्बन कंटेंट के हिसाब से देखेंगे, तो कोयला कितने टाइप से हैं। ठीक है, सबसे पहले है पीट, सेकेंड द टाइप्स ऑफ कोल इज लिग्नाइट, थर्ड इज द बिटुमिनस एंड फोर्थ इज द एंथ्रासाइट। है ना, तो वी कैन से विच इज द हार्डेस्ट क्वालिटी ऑफ, हार्डेस्ट एंड हाई क्वालिटी ऑफ कोल, एंथ्रासाइट। हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, टेंथ क्लास के स्पेशली, है ना, एमसीक्यूज में। है ना, विच टाइप ऑफ कोल इज ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी एंड हार्डेस्ट इन नेचर अमंग द फोर, तो एंथ्रासाइट। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले सबसे लो क्वालिटी की कोयल कोल कौन सी होती है, पीट होती है, जिसमें कार्बन कंटेंट भी बहुत कम होता है और मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे लिग्नाइट। है ना, ये एक ब्राउन कोल होता है जो लो ग्रेड कोयल होता है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है लेकिन इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो मेन एरिया है इसका नेवेली तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। बिटुमिनस, ठीक है ना, ये ऐसा कोल है कि जो ज़मीन के अंदर बहुत बरीड डीप होता है ना, ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डायग्राम से देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पीट की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ते जाएंगे। तो हम ये कर सकते हैं सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट किसमें है, पीट में। ठीक है ना, और पीट हम कोल की तरह हम नहीं यूज कर सकते, ये कोल की तरह दिखता नहीं है क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है। सेकेंड, लिग्नाइट जिसको हम लोग ब्राउन कोल बोलते हैं, और बिटुमिनस जिसको हम सॉफ्ट कोल बोलते हैं।
और एंथ्रासाइट को हम हार्ड कोल बोलते हैं। अब सबसे ज़्यादा देखो, यहाँ से जो एरो बनी हुई है ये किसको डोनेट कर रही है ना? ये डोनेट कर रही है कि किसको डिनोट कर रही है ना? जैसे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस, और उसके बाद हम बात करेंगे एंथ्रासाइट का। तो एंथ्रासाइट सबसे हार्ड हार्ड कोल है और उसमें कार्बन कंटेंट भी सबसे ज़्यादा है और लो मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि पीट जो होता है, देखो जो इसमें क्वालिटी, ठीक है। अब ये एंथ्रासाइट है, सबसे ज़्यादा हार्ड कंप्रेशन इसका होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंप्रेशन बढ़ते जा रहा है नीचे। ठीक है। तो हाईली कंप्रेस्ड कोल जो होगा वो एंथ्रासाइट होगा। सबसे लो जो कोल होगा, है ना, हाई जो कंप्रेशन जिसमें सबसे कम होगा वो कौन सा होगा? पीट होगा। और उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होगा और कार्बन कंटेंट सबसे कम होगा। ठीक है। अब हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोल। ठीक है, गोंडवाना कोल एंड टर्सरी डिपॉजिट कोल। ठीक है। गोंडवाना कोल अभी सबसे पुराना कोल जो हमारे पास है ना, द the coal which are formed 200 million years ago, that coal is called गोंडवाना कोल। ठीक है। इसके जो हमारे पास है ना, जो रीजन है, जो दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे दामोदर वैली वैली है, वो ज़्यादा हाईली रिच इन गोंडवाना क्वाइट। वेरी गुड। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टर्सरी क्वाइट, टर्सरी कोल। ठीक है। टर्सरी कोल जो है रिसेंट में एज कम्पेयर टू गोंडवाना, क्योंकि 555 मिलियन एगो इस कोल का डिपॉजिट पाया जाता है। ठीक है। कौन कौन से रीजन में? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड आसाम। ठीक है। तो जो गोंडवाना कोल है वो कहाँ पाए जाएंगे? दामोदर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो कोल डिपॉजिट है ना, फेमस कोल डिपॉजिट जो है वो टर्सरी कोल डिपॉजिट है। वाई थर्मल पावर प्लांट आर लोकेटेड नियर द कोल फील्ड, है ना। जैसे कि हमको मालूम है कि कोयला जो होता है बहुत बल्की होता है। ठीक है। और ये क्या करता है ना, वेट लूज करता है। ठीक है ना। जैसे जैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन टाइम बढ़ेगा तो कोल का वेट, है ना, डिक्रीज होता है। ठीक है ना। और जितना इसका वेट डिक्रीज होगा उसमें उतना ज़्यादा एस कंटेंट भी पाए जाएंगे। ठीक है। तो बल्कि मटेरियल कैरी करने में भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए थर्मल पावर प्लांट को कोल के पास ही रख सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं। जैसे कि कोल माइंस हम झारखंड और छत्तीसगढ़ में देखते हैं, तो सारी जो स्टील फैक्ट्रीज है, ठीक है ना, जो थर्मल पावर प्लांट जो है वो सारे कहाँ ज़्यादातर हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ के रीजन में है। जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, ठीक है ना, जमशेदी स्टील प्लांट है, सारे झारखंड में इसको लोकेटेड है। ठीक है। In the next lecture we will talk about the petroleums. ठीक। Thank you.